जब कंपनी में पैराशूट से उतरी नई फीमेल प्रेसिडेंट को रिसीव कर रहे थे तो मेरे कलीग ने मुझसे मजाक में कहा, सुना है नई प्रेसिडेंट का फिगर बहुत परफेक्ट, पता नहीं उसका नेचर सॉफ्ट और डेलिकेट होगा या नहीं। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने लिफ्ट से बाहर निकलती उस इंसान को देखा जिसे सबने सेंटर में घेर रखा था। वो कैसे हो सकती है? हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पैराशूट से उतरने वाली ये बड़ी मालकिन कोई और नहीं बल्कि मेरी 4 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। हुआ अन की हाइट काफी अच्छी है और वो देखने में बहुत एलिगेंट और क्लासी लग रही थी। सिर्फ मुझे पता है कि इस औरत का एक ऐसा साइड भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं हुआ अनन हूं। अब से मैं थानन ग्रुप की जनरल मैनेजर की पोजीशन टेक ओवर करूंगी। आगे हमें साथ काम करना है। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना। जी प्रेसिडेंट हुआ। खुद को इंट्रोड्यूस करो, तुम पहले बोलो। हेलो प्रेसिडेंट हुआ, मेरा नाम क्यू थान है। मेरा डेली काम प्रेसिडेंट के पूरे शेड्यूल को मैनेज करना है, जिसमें बिजनेस ट्रिप्स भी शामिल है। हेलो प्रेसिडेंट हुआ, मैं फुअंग चिन हूँ। आधे घंटे बाद तीनों लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर मैं एकदम होश खो बैठा था। तुआन हाओ ने मुझे कई बार बुलाया, तब जाकर मैं होश में। थान भाई कब से बुला रहा हूँ, क्या सोच रहे हो? थान भाई तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि बड़ी मालकिन हुआ तो बहुत ब्यूटीफुल। वो फिगर अगर वो मॉडल नहीं बनी तो ये बहुत बड़ा वीक होगा। वो चेहरा सच में हर एंगल से ब्यूटीफुल है। पता नहीं रियल लाइफ में उसका नेचर इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी चिपकू टाइप का होगा या नहीं। एकदम साइको लेवल की चिपकू है वो। थान भाई, तुमने साइको के बारे में क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर हुआन एन का फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया। अन, तुम देश वापस आ गई हो? हाँ। क्या मैं वापस नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है, बस तुम थानन ग्रुप में क्यों गई? क्या तुम्हें पता है कि क्यू थान भी वही है? थानन, मुझसे इसका जिक्र मत करो। मैं इस नाम को नहीं जानती। बस अपनी जिद पर अड़ी रहो। इस नाम को नहीं जानती तो फिर वो फू और लिली और तुम्हारे कंधे के पीछे बनी वो छोटी भेड़, उसे कैसे एक्सप्लेन करोगी? मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो दफा हो जाओ, मैं काम करने जा रही हूं। लिली वो फूल है जो थान भाई को पसंद है, और छोटी भेड़ इसलिए क्योंकि थान भाई की राशि एरीज है। ऑफिस में मैं टेबल पर सिर रखकर सोच में डूबा था। हुआ अनम से मिले काफी टाइम हो गया, पूरे 4 साल बीत गए हैं। पक्का उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, है ना? नहीं, शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। थान भाई क्या हुआ, क्या बात है? कुछ हुआ ले क्या? अरे कुछ नहीं, बस कल रात में देर तक जगा था इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। मुझसे कोई काम था क्या? एचआर मैनेजर ने अभी एक नोटिस भेजा है और कहा है फिलहाल कोई सूटेबल असिस्टेंट नहीं मिला है, तो वो चाहते हैं कि हम में से कोई एक टेम्पररी तौर पर असिस्टेंट का काम करे। इसमें सैलरी हाइक भी मिलेगा, तो हम में से कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला, तुम लोग चले जाओ। मुझे वैसे भी पैसों की कोई खास जरूरत नहीं। फुओंग चिन को पैसों की जरूरत है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आजकल शादी के लिए घर खरीदने का प्लान बना रहा है। लेकिन थान भाई, एबिलिटी के मामले में हम तीनों में तुम सबसे सूटेबल हो। पुराने बॉस की नजरों में तुम पहले से ही आधे असिस्टेंट माने जाते थे। प्रेसिडेंट वो थोड़ी स्ट्रिक्ट दिखती हैं, मुझे डर लगता है। सीढ़ियों से नीचे उतर रही वो औरत अचानक रुक गई। मैं उससे मिलने जाऊंगा। स्ट्रिक्ट हूं? क्या क्यू थान मुझसे डरता है? इतनी भी नहीं। हालांकि प्रेसिडेंट हुआ थोड़ी कोल्ड दिखती हैं, लेकिन वो इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है। ऊपर से वो इतनी ब्यूटीफुल भी तो है। पता नहीं उनका बॉयफ्रेंड उस परफेक्ट ब्यूटीफुल चेहरे को देखकर खुद को कंट्रोल कर पाता होगा या नहीं। थान भाई, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बॉयफ्रेंड कैसा? पक्का हस्बैंड होगा। वैसे भी 4 साल पहले बॉस का एक मंगेतर था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनकी शादी ना हुई हो। इसके अलावा मैंने उन्हें उसके साथ मुस्कुराते हुए देखा भी था। फुओंग चिन अचानक भाग कर आया और अपना मुंह बंद कर लिया। थान भाई, ये देखो, एचआर मैनेजर ने हमें मैसेज भेजा है। तो पता चला कि प्रेसिडेंट हुआ भी कॉमर्स यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, लेकिन बॉस फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी। बॉस को देखकर लगता है कि वो पक्का कॉलेज की ब्यूटी क्वीन रही होंगी। तुम सेम कॉलेज से हो, तुम्हें बॉस के बारे में नहीं पता? तुम खुद ही तो कह रहे हो कि वो ब्यूटी क्वीन थी, और मेरा चेहरा तो इतना नॉर्मल सा है, मैं ब्यूटी क्वीन से कैसे मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता। गलती तो गलती है, और फिर भी मुंह खोलकर कहने की हिम्मत कर रहे हो कि नहीं मिल सकते। थान भाई, तुम किस बेसिस पर कहते हो कि ये चेहरा? तुम्हारा चेहरा नॉर्मल है। इस महीने का अभी आधा ही बीता है और हमने तुम्हारी कितने सारे लव लंच बॉक्स खत्म करने में मदद की। तो क्या ये अच्छा नहीं है? तुम लोगों को लंच नहीं खरीदना पड़ता है ना? तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर बाद सब लोग एक साथ खड़े हो गए। सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़ी उस औरत को देखकर मुझे अचानक से घबराहट होने लगी। वो यहां क्यों है? कब से खड़ी है? प्रेसिडेंट वाह, आप खुद यहां नीचे क्यों आ गई? क्या आपको कोई ऑर्डर देना है? आप बस इंटरकॉम का बटन दबा सकती थीं। मैं बस असिस्टेंट रूम देखने नीचे आई थी। हुआ अन्य चारों ओर नजर घुमाई। उनका चेहरा अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। शायद एचआर डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। मुझे एक टेम्परेरी असिस्टेंट की जरूरत है।
तुम तीनों का रिज्यूमे और काम की डिटेल्स पिछले 2 सालों की मैं अच्छे से चेक कर चुकी हूँ। डियाप तुआन हाओ, तुम्हारे काम में क्लाइंट्स के साथ डीलिंग काफी ज्यादा है। तुम क्यू थान के साथ काम का हैंडओवर कर लो। शेड्यूल अरेंज करने के अलावा वो जो भी बाकी काम कर रहा है वो तुम हैंडल करोगे। कल से क्यू टेम्पररी जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन संभालेगा। डियाप तुआन हाओ ने सिर हिलाया। फुआंग चिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रेसिडेंट हुआ, मैं जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूं। पहले तुआन हाओ जनरल मैनेजर असिस्टेंट के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करके काम करता था, वो मेरे मुकाबले ज्यादा सूटेबल है। तुम प्रेसिडेंट हो या मैं प्रेसिडेंट हो। हुआ ने मुझे घूर कर देखा और मुड़कर लिफ्ट के अंदर चली गई। क्या पागलपन है, प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ी बात है क्या? मुझे नहीं जाना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? थान भाई, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें फांसी की सजा मिल गई हो? बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं और प्रमोशन भी तो मिल रहा है। तुम अभी भी खुश नहीं हो? खुश नहीं हूं, मुझे नहीं जाना। तुआन हाओ, चिन भाई, जल्दी से मेरी मदद करने का कोई तरीका सोचो। वो प्रेसिडेंट है, हम क्या कर सकते हैं? रिलैक्स रहो। प्रेसिडेंट हुआ शायद उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, उस पुराने खड़ूस बॉस की तरह तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा वहां जाना मतलब मजे करना है। 1 घंटे बाद मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस गया। हालांकि मुझे पता था कि मेरे और उसके बीच अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी कोल्ड टोन सुनकर मुझे अभी भी बुरा लग रहा था। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, होठों पर एक फेक स्माइल लाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हुआल अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसकी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर खटखट टाइप कर रही थीं। उसने अपना सिर बिल्कुल नहीं उठाया। जब मैं शीशे के दरवाजे के बाहर खड़ा था, तब से ही उसने वो परछाई देख ली थी, वो परछाई जिसे वो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। प्रेसिडेंट हुआ, मैंने इससे पहले असिस्टेंट का काम कभी नहीं किया है। मुझे लग रहा है तुम इस ट्रांसफर से खुश नहीं हो। नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। तुम्हें लगता है? तुम्हारी हैसियत ही क्या है ऐसा लगने की? मेरे चेहरे की सही बात है, मेरी क्या हैसियत है? अब वो मेरी बॉस है। अगर काम नहीं करना है तो एचआर डिपार्टमेंट में जा सकते हो और रिजाइन कर सकते हो। उसका ऐसा कोल्ड बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों सच में एक दूसरे को जानते ही ना हो पहले से। मैं रिजाइन क्यों करूं? बड़ी मुश्किल से तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। इंटर्न की 6,000 की सैलरी से महीने के 18,000 तक और उसके ऊपर 60,000 का ईयर एंड बोनस। मैं किस बेसिस पर रिजाइन करूं? प्रेसिडेंट हुआ, मेरा एक सवाल है। क्या काम बदलने की वजह से मेरी सैलरी में कोई चेंज आएगा? अभी तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है? 18,000। मैंने एक टिपिकल कॉर्पोरेट स्माइल मेंटेन रखी। उसकी उंगलियों ने डेस्क पर हल्का सा टैप किया। 18,000 थोड़ा ज्यादा है। मेरे चेहरे की स्माइल लगभग गायब ही हो गई। प्रेसिडेंट हुआ, आपका क्या मतलब है? मुझे याद था थान अन के एचआर डिपार्टमेंट का रूल है कि ट्रांसफर के टाइम 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। क्योंकि ये प्रोबेशन पीरियड है तो सैलरी भी प्रोबेशन सैलरी के हिसाब से ही कैलकुलेट होनी चाहिए। मैं समझ गया। इसका मतलब है कि मैं उसकी जनरल मैनेजर असिस्टेंट का काम करूंगा और सैलरी मुझे प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से मिलेगी। मैंने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा। तो प्रेसिडेंट हुआ, असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी होती है? हुआ, अनन ने डेस्क पर रखे इंटरकॉम का बटन दबाया। जनरल मैनेजर असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी है? 10,000। ठीक है, मैं समझ गई। उसने फोन रख दिया। उसकी आवाज एकदम कोल्ड थी और उसमें कोई इमोशन नहीं था। सुन लिया ना? असिस्टेंट क्यू को कोई और प्रॉब्लम है? मैंने अपना एम्प्लॉय कार्ड निकाला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, तभी मैंने एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनी। अगर मुझे सही से याद है तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट क्यू ने पिछले साल ही रिन्यू किया था। जनरल मैनेजर असिस्टेंट का काम कंपनी के बहुत सारे कोर डॉक्यूमेंट से जुड़ा होता है। अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें 30 दिन पहले नोटिस देना होगा और साथ ही लीगल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्वेस्टिगेशन और काम का हैंडओवर करना, वरना इसे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाएगा और तुम्हें कंपनी को 24 महीने की सैलरी का कॉम्पनसेशन देना होगा। असिस्टेंट क्यू की करंट मंथली सैलरी के हिसाब से टोटल 4,32,000 युआन होता है। क्योंकि असिस्टेंट क्यू ने पिछले 4 सालों में कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, तो 4,30,000 दे देना काफी होगा। काम छोड़ने से पहले इसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना मत भूलना। कॉम्पनसेशन? लेबर कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉम्पनसेशन का कोई रूल नहीं है। प्रेसिडेंट हुआ, क्या मुझे 2,000 युआन का डिस्काउंट देने के लिए 90 डिग्री झुककर आपको थैंक्स कहना चाहिए? बाकी एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है। मैं समझ गया, वो ये सब जानबूझकर कर रही थी, जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थी। एम्प्लॉयज से कंपनसेशन मांग रही है, मैं अथॉरिटीज से इसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। हुआ वन ऐसे खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कर दो मैम, और चलने लगा। बिजनेस की दुनिया बहुत क्यों प्रोफेशन चेंज करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। देखते ही देखते मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हुआ वन, तुम मुझे फोर्स करोगी तो क्या होगा? मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर को साइन करने के बारे में सोच सकती हूँ। कभी नहीं। मैंने अपना एम्प्लॉय कार्ड वहीं फेंक दिया, पूरी ताकत से शीशे का दरवाजा खोला और बगल वाले असिस्टेंट रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 साल पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था, अब तुम और क्या चाहती हो? तुम मुझसे और क्या चाहती हो? अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद मैंने कंप्यूटर ऑन किया, अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और उसे एचआर मैनेजर को ईमेल कर दिया।
1 मिनट भी नहीं बीता था कि हुआनन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एचआर मैनेजर ने मुझे कॉल किया। थान भाई, क्या तुम रिजाइन करने वाले हो? क्या तुम नई बेनिफिट से खुश नहीं हो? थान भाई, तुमने कंपनी में 4 साल काम किया है और तुम्हारी एबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। मुझे पता है कि जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए 26,000 की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन क्वार्टरली और ईयर एंड बोनस भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मैं कंफ्यूज था। मैनेजर चान, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या तुमने अपना ईमेल नहीं देखा? प्रेसिडेंट हुआ ने अभी तुम असिस्टेंट्स की सैलरी बढ़ाई है। टोटल 8,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने जल्दी से 5 मिनट पहले आया हुआ अनरीड ईमेल खोला। उसमें क्लियरली मेरी सैलरी मेंशन, जो इसी महीने से एडजस्ट होने वाली थी। तो इसका मतलब हुआ आन ने मेरी कम नहीं की। थान भाई, मैं सुन रहा हूँ। क्या ये प्रेसिडेंट हुआ का आइडिया था? हाँ, 2 घंटे पहले जब प्रेसिडेंट हुआ ने तुम्हें जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनाने की बात कही थी, तभी उन्होंने सैलरी का जिक्र किया था। मैंने फाइनेंस मैनेजर से डिस्कस करने के बाद ही तुम लोगों को ईमेल भेजा था। मैंने फोन रख, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 2 घंटे पहले, यानी तब जब वो असिस्टेंट ऑफिस में नीचे भी नहीं आई थी। फिर अभी थोड़ी देर पहले उसने जानबूझकर मुझे परेशान क्यों किया? काम पर और जाने का टाइम बॉस पर। जब बॉस काम खत्म की तभी हम जैसे एम्प्लॉइज को घर जाने को मिलेगा। सबसे ऊपर पिन किया हुआ वी-चैट ग्रुप अचानक बजने लगा। हे भगवान, प्रेसिडेंट हुआ तो मेरी देवी है। फाइनली अब हमें ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट हुआ के कंपैरिजन में वो पुराना खड़ूस बॉस तो इंसान ही नहीं था। थान भाई, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे? क्या असिस्टेंट बहुत बिजी है? मैंने वी-चैट लिस्ट पर नजर डाली और देखा कि एक नया वर्क ग्रुप बना है, जिसमें सिर्फ हम तीनों और हुआनन है। कुछ मिनट पहले ही उसने एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं तो हमें ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। दिएप टुअनहाओ और फुंगचन दोनों ने ग्रुप में रिप्लाई कर दिया था, सिर्फ मैंने नहीं किया था। मैं बिजी नहीं था, मैंने अभी तक अपना फोन नहीं देखा था। मैं ग्रुप में उसके मैसेज के रिप्लाई नहीं करना चाहता था। वैसे भी मैंने अभी कहा था कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने एचआर डिपार्टमेंट को ईमेल भेजा और उसे पता नहीं चला। खैर छोड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपना एक एम्प्लॉय की तरह गधों वाला काम करूंगा और वो अपनी बॉस वाली लाइफ जिएगी। अपने इमोशंस को समेटकर मैं सीढ़ियों से असिस्टेंट ऑफिस में गया। हुआनन ने जैसे ही मेरी परछाई को गुजरते हुए देखा, वो तुरंत खड़ी हो गई और अपना फोन और कार की चाबी उठा ली। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो हम तीनों ने हुआनन को लिफ्ट में देखा। एक पल के लिए हमें समझ नहीं आया कि अंदर जाएं या नहीं। क्या तुम लोग लिफ्ट से नहीं जाओगे? दिएप टुअनहाओ ने तुरंत रिएक्ट किया और अपने दोनों हाथों से एक-एक को लिफ्ट में खींच लिया। हाँ, जाएंगे। फुंगचन ने नोटिस किया कि मेरा मूड थोड़ा डाउन लग रहा था। थान भाई, तुम्हें क्या हुआ? हमारे पास खड़ी उस औरत की आंखों में भी थोड़ी सी फिक्र नजर आ रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम लोगों को मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद दिएप टुअनहाओ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे छेड़ते हुए कहा, असिस्टेंट क्यों? वैसे भी तुम्हारी 1 साल की सैलरी और बोनस मिलाकर लगभग 3-4 लाख युआन तो हो ही जाते होंगे। फिर भी तुम इस पुरानी वुलिंग को बेचकर नई कार क्यों नहीं ले लेते? दिएप टुअनहाओ ने अपने हाथ में कार की चाबी हिलाई। आजकल कार खरीदने पर हजारों युआन की सब्सिडी और कंपनी भी 20% का सपोर्ट दे, जिससे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। एक नई कार ले लो। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से कार की चाबी निकाली। कार अभी भी अच्छी कंडीशन में है, तो इसे क्यों बदलूं? मेरे पैसे किसी और काम के लिए हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम जल्दी काम से फ्री हो जाए। तो क्या खाना खाने चलें? बारबेक्यू, हॉट पॉट या जापानीज फूड? मैं नहीं जा सकता। आजकल मैं एक नए रेंट वाले घर में शिफ्ट हुआ हूं। मुझे अभी वहां की आदत नहीं हुई है। मुझे जल्दी घर जाना है। मेरी ये बताने की हिम्मत नहीं हुई कि घर में एक कुत्ता भी है। मुझे डर था कि कोई हमारी बातें सुन ना ले। किसी दिन जब मैं घर की सफाई कर लूंगा तो तुम लोग मेरे घर हॉट पॉट खाने आना। हुआनन बस चुपचाप हमारे पीछे खड़ी थी। हम लोगों को कार में बैठते हुए देखकर ड्राइवर ने एक व्हाइट फैंटम कार उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। पता लगाओ कि क्यू थान का नया रेंट वाला घर कहाँ है। दूसरी तरफ फोन पर हाक्यू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है? हुआनन ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट हुआ, वेट करो 10 मिनट। हुआनन ने सेटिस्फाई होकर फोन काट दिया। पीक आवर्स के ट्रैफिक जैम में वो छोटी इलेक्ट्रिक कार बड़ी चालाकी से गाड़ियों के बीच से निकल रही थी। हुआनन के ड्राइवर ने ये नजारा देखा तो वो खुद को शिकायत करने से नहीं रोक पाया। आखिर इस तरह की छोटी इलेक्ट्रिक कार खरीदना कौन पसंद करता है? देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर इसमें आग लगी तो बस कार का ढांचा ही बचेगा। हुआनन ने बहुत कम ही ऐसे जवाब दिया था। क्या इस तरह की कार सेफ नहीं होती? आप ही बताइए, कुछ हजार युआन की कार कितनी सेफ हो सकती है? एयरबैग्स तो सिर्फ हाई एंड मॉडल्स में ही मिलते हैं। अगर हमने उसे टक्कर मार दी। प्रेसिडेंट हुआ, आपने क्या कहा? मैंने कहा उसे टक्कर मार दो। ड्राइवर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी, फिर भी वो इलेक्ट्रिक कार एकदम ठीक थी। हुआनन पर इस टक्कर का कोई असर नहीं दिखा। उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिली, बस सामने वाली कार बहुत तेजी से हिलती हुई दिखी। तुम थोड़ा हल्के से नहीं कर सकते थे?
अगर वो इंजर्ड हो जाता तो क्या होता? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए प्रेसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ। मेरी स्पीड सच में ज्यादा नहीं थी और मैंने तो एक्सीलरेटर को जोर से दबाने की हिम्मत भी नहीं की थी। एक रोल्स रॉयस फैंटम ने एक छोटी इलेक्ट्रिक कार को टक्कर मार दी थी। वहां से गुजरने वाले सब लोग उस छोटी इलेक्ट्रिक कार के ड्राइवर से जलने लगे थे और जिसकी कार को पीछे से टक्कर लगी थी, यानी मैं, अभी भी एकदम ब्लैंक था। जब मैंने शुरुआत में कार चलाना सीखा था तब मेरा हाथ इतना सेट नहीं था। ज्यादातर मैं ही दूसरों की कार में पीछे से टक्कर मारता था, लेकिन इस बार मुझे किसी ने टक्कर मारी थी। यहां तक कि ये सोचकर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, हे भगवान, ये तो रोल्स रॉयस है, कहीं ये लोग मुझसे पैसे तो नहीं मांगेंगे। मैं तो गया, सच में गया। अब तो मेरे अच्छे दिन खत्म ही समझो। पक्का भगवान मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। ये सोचकर मैंने जल्दी से अपने फोन में वीचैट ओपन किया और अपना बैलेंस चेक किया। मैंने देखा 58,300। शायद इतने पैसे काफी होंगे। ये मेरा टोटल बैलेंस था। इसके अलावा सच में मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। तभी मेरी कार की विंडो पर किसी ने नॉक किया। मैं तुरंत नर्वस हो गया, यहां तक कि मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो मैंने एक गहरी सांस ली, कार की विंडो नीचे की और देखा कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला मिडिल एज्ड आदमी है जो जल्दी से मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, सॉरी भाई, मैं ब्रेक नहीं लगा पाया। क्या तुम कार से बाहर आकर कार का डैमेज चेक कर सकते हो? हम पूरा कॉम्पेंसेशन देंगे। उस आदमी का बिहेवियर इतना अच्छा था, अगर मैं नीचे नहीं गया तो शायद ये सही नहीं होगा। मैं अपनी सीट बेल्ट खोलता हूँ, ड्राइवर के पीछे पीछे कार के पीछे गया। सामने वाली कार का अगला हिस्सा जो दब गया था, उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। शायद मैं अपने फ्यूचर की उस बुरी लाइफ को इमेजिन कर पा रहा था। क्या सच में आप लोग पूरा कॉम्पनसेशन देंगे? कहीं मुझे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। आप बताइए हमें कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। कार में बैठी बड़ी मालकिन मन ही मन सोच रही थी कि इसे एक नई कार लेकर देनी पड़ेगी। क्या आप थोड़े समझदार नहीं हो सकते? प्लीज मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी मत कीजिए। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी कार के उस पीछे वाले हिस्से को छुआ जिसका पेंट निकल गया था। हालांकि मेरा दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पोलाइटली कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी कार की हालत तो और भी बुरी लग रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही इसे थोड़ा ठीक करा लूंगा। तभी हुआ आनंद कार से नीचे उतरी। ड्राइवर एकदम सीधा खड़ा हो गया और रिस्पेक्ट के साथ उसे रिपोर्ट करने लगा। बड़ी मालकिन, ये सर कह रहे हैं कि इन्हें हमसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। हुआ आनंद ने उसे घूर कर देखा। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। फिर उसने मुझसे कहा, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। ये सब मेरे ड्राइवर की तेज स्पीड में कार चलाने की वजह से हुआ है। हमारी तरफ से आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ड्राइवर ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। मेरी गलती थी? क्या बड़ी मालकिन ने मुझे टक्कर मारने को नहीं कहा था? अचानक से सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया गया? क्या अब कोई इंसाफ नहीं बचा है? वो जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं एकदम शॉक रह गया और फिर हैरानी से बोल पड़ा। प्रेसिडेंट हुआ आनंद ने कोल्ड टोन में हामी भरी और कहा, खुद कार खरीद कर बिल ले आना, मैं पे कर दूंगी, या फिर कंपनी तुम्हारे लिए खरीद दे, कोई एक चूज कर लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार अभी भी अच्छी चल रही है, बदलने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट हुआ आनंद सेकंड के लिए शांत रही। कल सुबह मेरे ऑफिस आना। अगर क्यूथान को खुद कार खरीदने दी तो पक्का वो बिल्कुल वैसी ही सेम कार खरीद लाएगा। प्रेसिडेंट हुआ, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेंट ही तो निकला है। ये कार अभी भी यूज करने में बहुत कन्वीनियंट है। ने हल्की सी आवाज निकाली और फिर रिपीट किया, कन्वीनियंट। उसके इस एटीट्यूड ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। ये कार हमेशा से ही बहुत... मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हुआ आनंद की हरकत देखकर मैं शॉक रह गया। अरे अरे अरे, तुम क्या करने वाली हो? मैंने बस हुआ आनंद को कार में बैठते और रिवर्स गियर लगाते देखा। मैं तुरंत उसका प्लान समझ गया और जल्दी से कार के सामने आकर जोर से चिल्लाया, हुआ आनंद, क्या तुम पागल हो गई हो? अभी के अभी कार रोको। ये भाई तो सच में बहुत ब्रेव है जो सीधे प्रेसिडेंट हुआ का नाम लेने की हिम्मत कर रहा है। कार की विंडो नीचे हुई और हुआ आनंद ने अपना सिर बाहर निकाला। लाओ तू, इसे यहां से खींचो। लाओ तू की उसकी बात ना मानने की हिम्मत नहीं हुई। सर माफ कीजिएगा, बस एक जोरदार क्रैश की आवाज सुनाई दी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैंने अपनी इलेक्ट्रिक कार को अपने सामने पलटते देखा। मैं लाओतू की पकड़ से छूट गया। मैंने उससे सवाल किया, हुआ आनंद, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? इतनी फुर्सत है क्या जो मेरी कार को टक्कर मार रही हो? हुआ आनंद ने उस फैंटम को मुड़कर देखा तक नहीं जिसकी हालत इतनी बुरी थी कि देखी भी नहीं जा रही थी। बस लाओ, तू जो बगल में खड़ा था उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन थी। क्या अमीर लोग ऐसे ही पागल होते हैं? ये एक रोल्स रॉयस फैंटम है। कह दिया टक्कर मारो तो मार दी। तभी हुआ अनम कार से नीचे उतरी, मेरे सामने आई और मुझसे बोली, कल सुबह मेरे ऑफिस आना और जो आए वो कार की चाबी ले लेना। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो। बस अपना फोन निकाला और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने लगा। मुझे वहां से ना जाते देख हुआ अन अपनी बुरी तरह से डैमेज्ड कार के बोनट का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे वो मेरे साथ जिद पर अड़ गई हो। तभी लाओ तू हुआ अनन के सामने गया और केयरफुली पूछा, प्रेसिडेंट हुआ, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने की जरूरत है?
इंश्योरेंस को कॉल क्यों करना? क्या मैं खटारा कार का कंपनसेशन भी पे नहीं कर सकती? लाओ, तूने कार के उस टूटे हुए बोनट को देखा जिस पर वो टिकी थी, तो आपकी कार का क्या हुआ? आनंद ने मुझे सड़क किनारे देख खड़े होके फोन पर बात करते देखा और चिल्ला के बोली, अगर ठीक नहीं हो सकती तो फेंक दो। लाओ तूने राहत की सांस ली। शुक्र है कि उसे पूरी तरह से नहीं फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये पीक रश आवर था तो इंश्योरेंस कंपनी को आने में 1.5 घंटा लग गया। उल्टी पड़ी वूलिंग और फैंटम को देखकर इंश्योरेंस एजेंट ने कांपते हुए मुझसे एक सवाल पूछा, मिस्टर क्यू, क्या आप श्योर हैं कि उसने आपको टक्कर मारी? कहीं आपने खुद तो कार नहीं पलट दी? क्या आप अंधे हैं? आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही क्या? बकवास मत करो, अब तुम जल्दी से कार के डैमेज की वैल्यू एस्टिमेट करो, बस उससे कंपेंसेशन ले लो। मैं इतना गुस्से में था कि मेरे पास बड़ास निकालने का कोई और तरीका नहीं था। हुआ अन तो सच में एक भूत की तरह पीछे पड़ गई है। उससे मिलना पक्का कोई अच्छी बात नहीं। एक्सीडेंट का मैटर सेटल करने के बाद मुझे याद आया कि टीए चोपड़ा अभी भी घर पर है। कार का मैटर आप लोग प्लीज मेरे लिए हैंडल कर लेना, बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैंने वापस कार में जाकर अपने कीमती आइटम्स और बैंक कार्ड्स लिए और फिर पैदल ही ओवरपास की तरफ चल दिया। हुआनन ने मुझे गाड़ियों के बीच से पैदल जाते देख एक गहरी सांस ली और मेरे पीछे पीछे आने लगी। उसे अपने पीछे आते देख मैं चिल्लाया, मेरे पीछे मत आओ। क्यों? क्या इस सड़क में तुम्हारे शेयर्स हैं जो तुम मुझे यहाँ चलने नहीं दे रहे हो? ये सुनकर मैंने उसे इग्नोर किया और बस सीधे आगे बढ़ता रहा। शुक्र है कि ओवरपास से नीचे उतरने के बाद मेरी नई रेंट वाली जगह सिर्फ 2 रेड लाइट क्रॉस करने जितनी ही दूर थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं, वरना मैं तो थकान से मर ही जाता। मैंने जो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वो एक छोटा सा कॉन्डो था जिसमें एक बेडरूम और एक लिव। सही टाइम पर एक कपल इसे ट्रांसफर कर रहा था, इसलिए मुझे ये बढ़िया डील मिली। कॉरिडोर में जाने से पहले मैंने अनजान पीछे मुड़कर, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैं मुड़ा, एक छिपे हुए कोने में खड़ी वो औरत बाहर आ गई। हुआ आनंद ने नीचे खड़े होकर टाइम का हिसाब लगाया और देखा कि किस फ्लोर की लाइट जली है और तुरंत समझ गई, तो मतलब ये 8वां फ्लोर है। क्यूथान मुझसे बचकर भागने के बारे में सोचना भी मत। जैसे ही मैंने दरवाजे का पासवर्ड अनलॉक किया, मुझे एक बहुत ही सैड सी रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया। टिया चोप, पापा आ गए। ये सब तुम्हारी मम्मी, मेरा मतलब उस बुरी औरत की गलती है जिसकी वजह से पापा को आने में इतनी देर हो गई। टिया चोप एक कॉर्गी कुत्ता है जिसे मैं तब से पाल रहा हूं जब मैं और हुआ आनंद रिलेशनशिप में थे। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो हुआ आनंद की नजर बचाकर मैं चुपके से उसे अपने घर ले आया था। नहाने के बाद मैंने टिया चोप को वॉक के लिए नीचे ले जाने का प्लान बनाया और सोचा कि साथ ही डिनर भी खरीद लूंगा। शायद घर में बहुत देर तक बंद रहने की वजह से टिया चोप नीचे जाते ही पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। टिया चोप, थोड़ा धीरे भागो, मैं सच में तंग आ गया हूं। इस छोटे शैतान में इतनी पावर कैसे आ गई? समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वॉक करा रहा हूं या तुम मुझे वॉक करा रहे हो। जब मैं रेजिडेंशियल एरिया के गेट पर पहुंचा, हुआन उस बस ड्राइवर की कार में बैठी ही थी और रियरव्यू मिरर से उस जानी पहचानी परछाई को देखकर उसने तुरंत कार रोकने को कहा। कार रुक गई और मैं अपने कुत्ते को धीरे धीरे घसीटते हुए भाग रहा था। ये नजारा हुआन की आंखों के सामने था। वो गुस्से से हंस पड़ी तो पता चला कि किसी ने न सिर्फ मेरा दिल चुराया बल्कि मेरे कुत्ते को भी चुरा लिया। ब्रेकअप वाले दिन उसने बार में जमकर ड्रिंक की थी। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और कुत्ता भी गायब था। उसे लगा कि शायद कुत्ता बाहर निकल गया होगा, कि कुत्ता खुद ही बाहर भाग गया है। उसने उसे ढूंढने के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड भी रखा था, लेकिन वो नहीं मिला। किसने सोचा था कि ये किसी कुत्ता चुराने वाले का काम था? बाप रे, मेरे छोटे शैतान, क्या तुम मेरे लिए 1 सेकंड रुक सकते हो? मैं थक कर मर जाऊंगा। उसी टाइम मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सड़क पार करके कुछ खरीदने का सोचा, इसलिए मैंने छोटे कुत्ते को कसकर पकड़ा और अपने पीछे पीछे घसीटता रहा। फिर सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। हुआ अन ने एक आदमी और एक कुत्ते को रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा और फिर ड्राइवर को कार ले जाने के लिए कहा। टिया चॉप को शायद कुछ महसूस हुआ, उसने अपना सिर घुमाया और जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने भी उसी डायरेक्शन में दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन मुझे बस एक काली कार दूर जाते हुए दिखी। मैंने तुरंत टिया चोप को डांटा, क्या भौंक रहे हो? भौंकना बंद करो। खाना खाने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि हुआ अन ने मुझसे प्राइवेटली बात करने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे उसका फोन नंबर भी भेजा। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कार के कॉम्पनसेशन के तौर पर 55,000 युआन पे कर दिया। मैंने टिया चॉप को बिस्तर के बगल में उसकी जगह पर और उसके बगल में बैठकर उससे बुदबुदाते हुए बात कर, टिया चॉप, मैं तो सच में उसके सामने हार मान चुका हूं। वो बिल्कुल नहीं बदली है, वो अभी भी उतनी ही इरिटेटिंग है। कुछ देर बात करने के बाद मैं फर्श पर बैठ गया और उसके सिल को सहलाने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? टिया चोप, पापा ने उसके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की है, फिर वो सामने क्यों आ गई? शायद उसकी शादी हो गई होगी। छोटे कुत्ते को अपने मालिक के इमोशंस महसूस हुए तो उसने मेरे हाथ पर अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया।
टिया चोप, तुम्हें अपने सगे पापा चाहिए या सौतेले पापा? अगर तुम्हें सौतेले पापा चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली मम्मी को वापस कर दूंगा। टिया चोप थोड़ा सा रोने लगा। मैंने फिर से उसके सिर को थपथपाया, उसे वापस उसकी जगह पर रखा और खुद बिस्तर पर लेट गया। मैंने अपना फोन ओपन किया और एक दूसरा अकाउंट स्विच किया। इस अकाउंट की ब्लैकलिस्ट में एक इंसान था जिसका नाम कंपनी के वर्क ग्रुप में मौजूद इंसान के नाम से मैच करता था। उसने अपना वीचैट अकाउंट अभी तक नहीं बदला है। क्या वो हमेशा से मेरा वेट कर रही थी? ये सोचकर पता नहीं कैसे मैंने उस इंसान को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। नहाने के बाद हुआन बाथरोब पहने सोफे पर बैठी थी। उसके एक हाथ फोन था और दूसरे में रेड वाइन का ग्लास। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो? फिर तुम उसका एड्रेस क्यों पता कर रही हो? क्या तुम आधी रात को उसका कुत्ता चुराने जाने वाली हो या बदला लेने वाली हो? सिर्फ ब्रेकअप ही तो हुआ है, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। तभी अन ने अचानक पूछा, उसकी माँ की डेथ कब हुई थी? शायद तुम दोनों के ब्रेकअप के आधे साल बाद। हुआन ने वीचैट खोला और उसकी उंगलियों ने आदत से मजबूर सबसे ऊपर पिन किए हुए अकाउंट को टच किया। उस पर आखिरी मैसेज अभी भी 4 साल पहले का था, जब वो कुत्ता गायब हुआ था। थान भाई, क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? टिया चोप को भी मेरी जरूरत क्यों नहीं है? उसने सैकड़ों मैसेजेस देखे, लेकिन उनमें से एक भी मैसेज सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ था। उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर कुछ टैप किया और शॉकिंगली मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया। अन ने अपना वाइन का ग्लास नीचे रखा और जब उसने मैसेज को अनसेंड करना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि अब इसे अनसेंड नहीं किया जा सकता। तो उसने मजबूरी में वर्क ग्रुप ओपन किया और क्यूथान को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कुछ मिनट वेट करने के बाद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया थान भाई, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही कुत्ते के चाटने से मेरी नींद खुल गई। देर हो गई, काम के लिए देर हो गई। टिया चॉप। मैंने हाथ बढ़ाकर कुत्ते को अपनी गोद में लिया, उसका सिर सहलाया और फोन उठाया तो देखा कि एक अनरीड मैसेज था। मैं उसे ओपन करके देखने ही वाला था कि फोन मेरी ग्रिप से छूट गया और सीधे कुत्ते के सिर पर जा गिरा। टिया चोप दर्द से चिल्लाया। मैंने तुरंत उसे हक किया, एक किस किया और फिर से फोन देखने लगा। मैंने देखा कि जिस इंसान को कल रात मैंने ब्लैकलिस्ट से हटाया था, उसने मुझे कुछ वर्ड्स भेजे थे। तुमने मेरा कुत्ता चुराया है। ये देखकर मैंने तुरंत कुत्ते का मुंह पकड़ा और अपनी टोन बदलकर टिया चोप पर नाटक करने लगा। क्या तुमने छुपकर अपनी मम्मी को बता दिया है कि तुम पापा के पास हो? हाँ, जल्दी बताओ, क्या पापा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते? टिया चोप, जिसका मुंह पकड़ा हुआ था, वो बहुत ही इनोसेंट लग रहा था। वो तो खुद एक विक्टिम कुत्ता है, ठीक है ना? मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं उसे फिर से ब्लैकलिस्ट में डालना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा करना कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस हो जाएगा। मैंने सोचा छोड़ो, बस उस दूसरे अकाउंट में स्विच कर लेता हूं। बाद में जब मैंने अकाउंट स्विच किया तो मुझे एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशन मिली। मेरी इंस्टिंक्ट ने मुझसे इसे रिजेक्ट करने को कहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब वो मेरी बॉस है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करना अच्छा नहीं लगेगा। खैर छोड़ो, मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मैंने इसे देखा ही नहीं। कौन सा बॉस नॉर्मल दिमाग के साथ आधी रात को अपने एम्प्लॉय को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है? ब्रश करने और मुंह धोने के बाद मुझे याद आया कि मेरी कार को उस कैपिटलिस्ट ने टक्कर मारकर पलट दिया था, इसीलिए मुझे काम पर जाने के लिए कैब लेनी। पीक आवर्स में कैब का वेट करने में मुझे 10 मिनट से ज्यादा लगा। जब मैं कंपनी के लॉबी में भागकर पहुंचा तो पहले से ही बहुत लेट हो चुका था। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था। थोड़ा वेट करना। क्यों थान, तुमने बाहर निकलने से पहले कैलेंडर नहीं देखा? हुआन फाइनेंस मैनेजर के साथ खड़ी थी। मैं कुछ सेकंड के लिए शॉक रह गया। मैं एक डिलेमा में था कि क्या करूं, लेकिन फिर मुझे बेशर्म होकर लिफ्ट में जाना ही पड़ा। इस ऑकवर्ड सिचुएशन के कंपैरिजन में मुझे अपने अटेंडेंस बोनस की ज्यादा फिक्र थी। आखिर में मैंने पोलाइटली उन्हें ग्रीट किया। हेलो प्रेसिडेंट हुआ, हेलो मैनेजर्स जियो थान, तुम बहुत कम ही काम पर एकदम लास्ट मोमेंट पर आते हो। सुबह जो मैसेज मिला था उसकी वजह से अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बगल में खड़ी उस औरत का चेहरा देख सकूं। क्या सच में उसे पता चल गया है कि मैंने टिया चोप को चुराया है, या उसने गलती से किसी और को मैसेज भेज दिया था? मुझे भी नहीं पता। मैं कैब लेकर आया था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। कैब? तुम्हारी वो इलेक्ट्रिक कार कहाँ गई? किसी ने उसे टक्कर मारकर पलट दिया। कौन था वो? उसकी ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत ही खराब है। मैंने फेक स्माइल की, लेकिन मन ही मन सोचा कि क्या वो वही इंसान नहीं है जो आपके बगल में खड़ी है। लेकिन मुझे भी मानना पड़ेगा कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स सच में बहुत खराब है। तभी लिफ्ट 16th फ्लोर पर रुकी। फाइनेंस मैनेजर ने हम दोनों को हाथ हिलाकर बाय कहा और लिफ्ट से बाहर निकल। अंदर सिर्फ मैं और हुआन बचे थे। वहां का एटमॉस्फेयर अचानक बहुत ऑकवर्ड हो गया। मेरी नजर बस डिस्प्ले बोर्ड पर बदल रहे नंबर्स पर। 30वें फ्लोर पर पहुंचने तक जैसे ही दरवाजा खुला, मैं तुरंत बाहर निकल गया और जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों की तरफ चल दिया। सेक्रेटरी रूम में मीटिंग कर रहे 2 लोग अभिवादन करने से पहले ही एक हवा का झोंका गुजरता हुआ। तुआनहाउ अभी जो गया वो क्यूथान था ना? तभी डीएफ तुआनहाउ जवाब देने ही वाला था कि उसने प्रेसिडेंट हुआ को देखा और तुरंत अपना कॉफी का कप नीचे रखकर खड़ा हो गया। हेलो प्रेसिडेंट हुआ। फोंग चिन ने थोड़ा लेट नोटिस किया। जब वो ग्रीट करने वाला था तो हुआन पहले ही प्राइवेट लिफ्ट में जा चुकी थी। फिर फुओंग चिन ने क्यूरियस होकर पूछा,
तो अभी क्यू थान इतनी तेज इसलिए भागा क्योंकि वो प्रेसिडेंट हुआ के साथ लिफ्ट में था। लेकिन क्यू थान लेट कैसे हो गया? नॉर्मली तो वो सबसे पहले आता है। मैं ऑफिस के अंदर खिसक गया। एक सेकंड के लिए उसकी लिफ्ट रुकने से पहले हुआ अनन ने फिर भी परछाई देख ली। जनरल मैनेजर असिस्टेंट के रूम का शीशे का दरवाजा हिला, उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, डरपोक। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्यू थान, इतने टाइम बाद मिलने पर तुम्हारी हिम्मत और भी कम कैसे हो गई है? बस एक साथ लिफ्ट में ही तो आए और तुम इतना डर गए। क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? तभी मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया और बगल वाले ऑफिस के दरवाजे पर जाकर नॉक करने ही वाला था कि उसने दरवाजा खोल दिया और वो लगभग हुआ अनन के चेहरे पर लगने ही वाला था। उसने मुझे एक टीजिंग लुक के साथ देखा। प्रेसिडेंट हुआ मीट चले, क्या हुआ? क्या असिस्टेंट कियो को मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हुआ अनन ने मेरी हरकत को देखा और हल्की सी हंसी। ये क्या है? पैसे मांग रहे हो या कार? थोड़ी देर में आपको कार की चाबी दे। मैंने उसे घूर कर देखा और सीधे आगे बढ़ गई। वो मेरे जाते हुए पीठ को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी कि उठान, तुम जैसे एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते। एक स्टैंडर्ड एक्स को तो मरा हुआ मान लेना चाहिए, लेकिन तुम बार बार सामने आ जाते हो। इसका क्या मतलब है? मुझे चैलेंज करने आए हो क्या? मीटिंग रूम में जनरल मैनेजर असिस्टेंट के तौर पर मैं मीटिंग को होस्ट कर रहा था। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था, लेकिन काम करते टाइम सीरियस मोड में हुआ अनंत सच में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। जब तक मैं अपने ख्यालों से बाहर आया तक मीटिंग रूम से सब लोग एक एक करके जा चुके थे। डीएफ तुआन हाओ और फुआंग चिन भी अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स पैक। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहे हूं कि भगवान तुम्हारा भला करे। जब मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़े होने वाला था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मीटिंग पूरे 2 घंटे चली और असिस्टेंट क्यों 1.5 घंटे तक मुझे ही घूरता रहा? क्या बात है? क्या मेरे लिए कोई बुरे इंटेंशंस हैं? मैंने नर्वस होकर उसकी नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ाएगी, इसलिए मैंने पलटकर जवाब दिया, तुम ये फालतू की बातें बनाना बंद करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें ही देख रहा था? कहीं प्रेसिडेंट हुआ कभी मुझ पर कोई इंटेंशन तो नहीं है? हुआ अन पड़ी और फिर उसने टॉपिक चेंज कर दिया। असिस्टेंट क्यों, क्या कल रात तुम्हें मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला था? नहीं। हुआ अनन ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी जवाब दे दिया? क्या हुआ? असिस्टेंट क्यू को गिल्टी फील हो रहा है? तो फिर मेरा कुत्ता चुराने वाली बात का क्या? उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मुझे अनजान बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। प्रेसिडेंट हुआ, कोई भी बात सबूत के साथ बोलनी चाहिए। वैसे भी हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। जिस दिन मेरा कुत्ता गायब हुआ तो मैं कैसे पता कि मैंने उसे चुराया है? हुआ अनन ने देखा कि मैं सच मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, तो उसके चेहरे की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। वो बस मेरे और करीब आती गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैंने एक कदम पीछे लिया। इस तरह उसने मुझे मीटिंग रूम के एक कोने में धकेल दिया। मैं इतना पीछे हट गया था कि अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा कुत्ता खो गया है, ये सच है, लेकिन मैंने तो कभी एग्जैक्टली नहीं कहा कि तुमने उसे चुराया है ना? और वैसे भी हम इतने क्लोज नहीं हैं, तो फिर मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये बात तो असिस्टेंट क्यू को सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या इसे कहते हैं क्लोज ना होना? प्रेसिडेंट हुआ, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये बात तो शायद आपके हस्बैंड को ज्यादा अच्छे से पता होगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अगर और कोई काम नहीं है तो प्लीज रास्ते से हट जाइए, मुझे और भी काम करने हैं। क्यों थान, एक बार फिर से बोलो कि तुम्हें किसके बारे में ज्यादा पता है? प्रेसिडेंट हुआ, क्या इतनी कम उम्र में मेरे कान खराब हो गए? मैं जियांग थान हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड को जानता हूं। मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराने में मदद कर सकता हूं। दफा हो जाओ यहां से। तो मैं सच में बहुत तेजी से पीछे हट गया। उसने एक कोल्ड स्निफ किया और अपने ऑफिस लौट गए। और इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर हाक्यू सोफे पर लेटकर गेम खेल रहा था। वही थी, अटैक करो। क्या तुम लोग बीमार हो? अगर अभी अटैक नहीं करोगे तो और किस चीज से डर रहे हो? मैं सच में तुम लोगों से परेशान हो चुकी हूँ। पागलों का ग्रुप है पूरा। हाक्यू ने गुस्से में गेम बंद किया और फोन को सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा कि हुआ अन एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अंदर आई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने हाक्यू के पैरों को देखा जो कॉफी टेबल पर रखे थे, और फिर इरिटेट होकर कहा, अपने पैर नीचे रखो। अपनी दोस्त का फ्रस्ट्रेटेड फेस देखकर हाक्यू तुरंत प्रॉब्लम समझ गई, तो उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या उस जिद्दी लड़के ने तुम्हें गुस्से से पागल कर दिया है? अगर तुम्हें बात करना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। मेरे दिल में उस इंसान के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ओह, तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मान लो ना अन्या, तुम अभी भी उससे प्यार कर। 4 साल पहले ब्रेकअप होने के बाद भी तुम उसे नहीं भूल पाई हो। मतलब मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ? क्या तुम दिन में सपने देख रही हो हाक्यू? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। हाक्यू को गुस्सा नहीं आया, बस वो सोफे पर आलस से टिक गईं और धीरे से बोली, मैं तुम्हें याद दिला दूं, ना सिर्फ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि तुम्हारा कुत्ता भी खो गया है। तुम तो सच में बहुत बेचारे। हुआ अनन के पेन पकड़े हुए हाथ रुक गए और फिर उसने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया। मुझे कुत्ता चुराने वाला मिल गया है। वाह, तुम सच में कमाल हो। टिया चुप को खोए हुए 4 साल हो गए और तुमने फिर भी उसे ढूंढ लिया।
तुम्हें कुत्ता मिला या कुत्ता चुराने वाला? हुआ अनन ने एक एक वर्ड जोर देकर कहा। मुझे दोनों मिल गए हैं। फिर उसने टेबल पर रखा डेस्क फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। और उसी वक्त मैं बगल वाले कमरे में बॉस के लिए शेड्यूल अरेंज कर रहा था कि तभी टेबल पर इंटरकॉम की घंटी बजी। क्यों थान, 2 कप कॉफी बनाकर यहां लाओ। मैं? सुनो मेरी बात, कॉफी बनाना कोई काम है क्या? क्या कॉफी बनाने का काम फुआंगचन का नहीं है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? हुआ अन ने मेरा जवाब सुनकर हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हारे अलावा मैं किसी और को बुलाऊंगी? बकवास बंद करो और जाकर काम करो। जी हाँ प्रेसिडेंट हुआ, मैंने जल्दी से रिप्लाई किया। हुआ अन के फोन पर बात करने का टोन सुनकर हा क्यू के मुंह में जो लॉलीपॉप थी वो लगभग गले में अटकते अटकते बची। फिर उसने हुआ अनन को थम्स अप दिखाया। वाह प्रेसिडेंट हुआ, आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इस टोन में बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हैं? मैं उसकी बॉस हूं, मैं इस टोन में बात क्यों नहीं कर सकती? और तुम आज इतनी फ्री हो क्या? तुम अभी तक कई क्यों नहीं? हाँ क्यों ने हैरानी से पूछा। क्या तुमने 2 कप कॉफी बनाने के लिए नहीं कहा था? मैं यहाँ इतनी देर से बैठी हूँ, क्या मुझे 1 कप कॉफी पीने का हक नहीं है? क्या यही हुआ फैमिली की मेहमान नवाजी का तरीका है? क्या मैं अकेले 2 कप कॉफी नहीं पी सकती? मुझे कॉफी पीना पसंद है तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब प्रेसिडेंट हुआ का प्लान उल्टा पड़ेगा। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें कभी ये मौका नहीं मिलेगा। नॉक नॉक। मैं 2 कप कॉफी लेकर अंदर गया। हाक्यू को वहां देखकर मैं थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो गया। उसने मुझे देखते ही खुद से ग्रीट किया। क्यू थान, बहुत टाइम बाद मिले। हेलो प्रेसिडेंट। हाँ क्यू ने एक परफेक्ट स्माइल के साथ मुझे इनवाइट किया। क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें कॉफी ऑफर करना चाहती हूँ। मैंने पोलाइटली मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, ऑफिस आवर्स के बाद प्रेसिडेंट मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर सकती हैं। डेस्क के सामने बैठी औरत ने हम दोनों ये इंटरेक्शन देखा और उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। असिस्टेंट क्यू, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं? हुआनन की कोल्ड आवाज सुनकर, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी था, मैंने मन ही मन एक हल्की सी स्माइल दी। वो आज भी वैसी ही है। वो मुझे किसी भी लड़की से बात नहीं करने देती, बात बात पर जेलस फील करने लगती है। प्रेसिडेंट हुआ, ये रही आपकी कॉफी। जैसे ही मैं मुड़ा, उस औरत ने कोल्ड टोन में कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? हाक्यू ने सिचुएशन देखकर हंसते हुए कहा, मैं जाती हूं, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते। जब ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया तब हुआ अन ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और मुझसे पूछा, असिस्टेंट क्यों, एक असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बेशक, बॉस के हर काम में हेल्प करना। हुआ अन ने सिर हिलाया और मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने कॉफी का कप उठाया और एक घूंट पी लिया और फिर उसे लगभग थूकने ही वाली थी। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? मैंने अपनी पोलाइट स्माइल मेंटेन रखी। प्रेसिडेंट हुआ, आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी कॉफी बनानी है। मैं नॉर्मली इंस्टेंट कॉफी पीता हूँ। असल में उन 2 कप कॉफी में से एक इंस्टेंट नहीं थी। मैं उसकी आदतों को जानता था, इसलिए मैंने जानबूझकर इंस्टेंट कॉफी वाला कप उसकी तरफ रख दिया था। मैं उसके साथ तो कैजुअल हो सकता हूँ, लेकिन क्लाइंट के साथ ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। हुआ अन के पास कोई जवाब नहीं बचा। अब से चाहे आसमान से चाकू ही क्यों न गिर जाए, वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगी। क्यों थान के मुंह से मजाक खत्म करने के बाद मैं वापस अपने वर्किंग मोड में आ गया और आज के शेड्यूल की रिपोर्ट देने लगा। हुआ आनंद ने सुनकर एक हल्की सी आवाज निकाली, अपनी पॉकेट से एक कार की चाबी निकाली और टेबल पर रखते हुए मुझसे कहा, तुम्हारी कार के लिए कंपनसेशन है। इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट हुआ, मेरी ये कार शायद सिर्फ इस कार का एक टायर ही खरीद पाए। इंश्योरेंस कंपनी ने कार के डैमेज का कंपनसेशन पहले ही दे दिया है। क्या आप मेरे मुंह पर पैसे मार रही हैं? सच में, जैसी माँ वैसी बेटी, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी तो तुम्हें एक नई कार देना तो नॉर्मल सी बात है। तुम चाहो तो क्या लेना भी चूज कर सकते हो। तभी हुआ अनन ने टॉपिक चेंज किया। सही कहा, असिस्टेंट क्यों तुमने मेरा कॉन्टैक्ट मेथड ऐड क्यों नहीं किया? अगर मैं कभी फ्री हूं और मुझे तुमसे कुछ काम हो तो मैं क्या करूं? इंटरनल वर्क ग्रुप के थ्रू। मेरी बात खत्म होते ही मैंने उस औरत को धीरे से कहते हुए सुना, तो अब तुम खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे या फिर मैं इंटरनल वर्क ग्रुप में तुम्हें टैग करूं? मैं एक्सेप्ट कर लेता। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसके सामने एक्सेप्ट बटन दबा दिया। प्रेसिडेंट हुआ, क्या इतना ठीक है? हुआ अन्य सेटिस्फाई होकर सिर हिलाया और धीरे से हामी भरी। जाओ अपना काम करो। जी प्रेसिडेंट हुआ। फिर शायद उसे कुछ याद आया, उसने मुझे पीछे से बुलाया। क्यों थान, मैं बस 2 कदम ही चला था। हुआ अन अब क्या नई ट्रिक चलने वाली है? क्या वो एक ही बार में सब कुछ नहीं बोल सकती? मैं पलटा और एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल दी। प्रेसिडेंट हुआ, क्या आपको कोई और ऑर्डर देना है? क्या तुम्हारा सिर्फ एक ही फोन नंबर है? मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। हुआ ने अब अपना पेशेंस खोते हुए हाथ हिलाया और मुझे बाहर जाने का इशारा किया। उसे डर था कि अगर क्यू थान अभी नहीं गया तो थोड़ी देर में वो उसे पीटने से खुद को रोक नहीं पाएगी। 4 साल हो गए। ऐसा क्यों है कि सिर्फ मैं ही इतनी पेन में हूं? मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती। क्यू थान, क्या तुम रेडी हो? अगर तुम मेरी दुनिया में एक बार फिर से आ गए हो तो अब बचकर भागने की सोचना भी मत।
प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैंने छाती थपथपाई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े डिजास्टर से बच गया हूं। मुझे हमेशा से ही फील हो रहा था कि आज हुआ आनंद अपने नॉर्मल बिहेवियर जैसी नहीं लग रही। लेकिन तभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपने नए घर में सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगाया है। तो मैंने जल्दी से ऑनलाइन जाकर 2 कैमरे ऑर्डर कर। लंच ब्रेक के टाइम मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन एम्प्लॉय कैंटीन में मुझे हुआ आनंद कहीं नहीं दिखी। सही भी है, वो बॉस है, वो ऐसी जगह पर कैसे आ सकती है। तभी फुआंगचिन ने बोलना शुरू किया, मुझे लगता है प्रेसिडेंट हुआ सच में बहुत अच्छी हैं। वो पुराना बॉस चू बात भी तो हर रोज बस कमियां निकालता रहता था। प्रेसिडेंट हुआ की तरह नहीं, जो मन में होता है वही बोल देती हैं। वो बुढ़ा चू बात भी अक्सर कैसे बोलता था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो फिर मुझे तुम जैसे सेक्रेटरी की क्या जरूरत है। बात करते करते डीएफ टुआन हाउ ने मुझसे आज सुबह के बारे में पूछा। क्यों थान, क्या हुआ था सुबह? क्या किसी भूत ने तुम्हारा पीछा किया था जो तुम इतनी हड़बड़ी में भाग रहे थे? मुझे याद मत दिलाओ, कल रात काम के बाद मेरी कार को टक्कर मार दी गई और वो पलट गई। क्या तुम्हें चोट लगी? मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने सिर हिलाया। मैंने कल रात की सारी बात उन दोनों को बता दी। डीएफ टुआन हाउ और फुआंगचिन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पक्का कोई गड़बड़ लग रही थी। फिर उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। जियोथान, सच सच बताओ, क्या तुम और प्रेसिडेंट हुआ पहले से एक दूसरे को जानते हो? तो फिर वो अपनी फुर्सत का ऐसा इस्तेमाल क्यों करेगी? तुम्हारी कार को टक्कर मारकर उसे क्यों पलट देगी? मैंने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पागल है। डीएफ टुआन हाउ ने शॉक होकर चारों तरफ देखा और अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। भाई, तुम सच में कुछ भी बोलने की हिम्मत करते हो? ये कैंटीन है। अगर प्रेसिडेंट हुआ ने सुन लिया तो क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? तभी फुआंगचिन, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, रुको, क्या तुम दोनों कहीं एक्स लवर्स तो नहीं हो? मुझे सिर हिलाते ये बात माननी पड़ी। तो क्या वो सच में वही एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे तुम्हारा 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था? मैंने उन्हें घूर कर देखा। धीरे बोलो, क्या ये कोई प्राउड फील करने वाली बात है? फिर फुआंगचिन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या प्रेसिडेंट हुआ ने तुम्हारी कार का कंपनसेशन दिया? दे दिया, एक BMW। इसमें एक्सेप्ट ना करने वाली क्या बात है? अगर मेरी कोई ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड होती जो इतनी ब्यूटीफुल और अमीर भी होती तो ब्रेकअप के बाद भी मैं उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए एक बात और जोड़ दी, लेकिन उसे शायद पता चल गया है कि मैंने उसका कुत्ता चुराया था। डीएफ टुआन हाउ और फुआंगचिन ने एक साथ हाथ जोड़कर उसकी तरफ इशारा किया। भाई, अपना ख्याल रखना। कुत्ता चुराने वाली ये बात उस बुरी औरत को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, वरना दूसरों को परेशान करने की उसकी जैसी ट्रिक्स हैं। हो सकता है वो पुलिस को भी बुला ले। लंच ब्रेक का टाइम हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि हिवा अनम मेरे बगल वाले ऑफिस में थी। मैं टेबल पर सिर रखकर लेट तो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो कहीं कल की तरह मुझे फिर से उसके सपने ना आ जाएं। तो मैं तो गया। सच में कोई भूत चढ़ गया है मुझ पर। काम खत्म होने से पहले मुझे हुआ आनंद का एक मैसेज मिला, मेरे ऑफिस में आओ। मैंने बस अपना कंप्यूटर बंद किया ही था कि टेबल पर रखे अपने फोन को अनलॉक किया। मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ था और मैंने उसके टोन की नकल करते हुए कहा, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे परेशान कर रही है। मैंने एक कोल्ड स्निफ्स दिया जो नफरत से भरा हुआ था, और फिर मैं बगल वाले प्रेसिडेंट ऑफिस में चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराया। प्रेसिडेंट हुआ, आपने मुझे बुलाया? हुआ अन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी और उसने सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि सोफे पर कुछ गिफ्ट बैग्स रखे हैं। कहीं वो मुझे सोफे पर बैठकर वेट करने के लिए तो नहीं कह रही थी। वो मुझसे जितनी नफरत करती है, मुझे घुटनों के बल बैठकर वेट करने को नहीं कहा, यही बहुत है। थोड़ा वेट करो, 5 मिनट का ब्रेक। हुआ आनंद ने देखा कि मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं। ये कहने के बाद उसने मीटिंग का म्यूट बटन दबाया और मुझसे कहा, सोफे पर कपड़े रखे हैं, कोई एक सिलेक्ट करके चेंज कर लो। मैं चेंज कर लूं? क्यों? जल्दी करो, मेरा काम डिले मत करो। मैंने मना करते हुए कहा, प्रेसिडेंट हुआ, मुझे लगता है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल ठीक है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हुआ आनंद ने हल्की सी स्माइल दी और मुझे टीज करते हुए कहा,